जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस क्लास में हम लेकर आए हैं कला एवं संस्कृति की क्लास। किसकी क्लास है? कला एवं संस्कृति की, जिसमें दोस्तों हम पहले से ही 11 प्रश्न इसके कर चुके हैं। कितने? 11 प्रश्न इसके कर चुके हैं। ये आज का हमारा 12वां प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं आज का 12वां प्रश्न हमारा। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते थे, जबकि अन्य को विहार। दोनों में क्या अंतर है? तो दोनों में क्या अंतर है? तो दोस्तों, चैत्य की बात करें तो ये एक प्रकार का पूजा स्थल था। क्या था? पूजा स्थल था। और दूसरा है विहार। विहार था, ये एक प्रकार का क्या था? ये बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान था। क्या था? बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। तो इसमें क्या इसका अंतर होगा? तो चैत्य पूजा स्थल होता था, जबकि जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता था। तो इसमें बी ऑप्शन राइट होगा। याद रखना, चैत्य पूजा स्थल होता था और जो विहार था वो क्या था? वो बौद्ध भिक्षुओं का एक निवास स्थान था। ये इसमें अंतर हो गया। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। व्याख्या है, भारतीय वास्तुकला से संबंधित ग्रंथों में चैत्य शब्द का प्रयोग पूजा या प्रार्थना स्थलों के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जबकि जो बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थल को विहार कहते हैं। इस प्रकार प्रश्न का उपयुक्त उत्तर भी होगा। याद रखना, जो चैत्य है वो एक प्रकार का पूजा स्थल और जो विहार है वो बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता था। अगला है, भारतीय शिला वस्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि 3 कथन दे रखे हैं और उसमें पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है? उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। तो दोस्तों, बादामी की गुफाओं की बात करें तो ये लगभग 6 से 8वीं शताब्दी में बनी हुई थी। कब? 6 से 8वीं शताब्दी में इनका निर्माण हुआ था। तो ये इस प्रकार प्राचीनतम कैसे हो सकती हैं? प्राचीनतम नहीं है, इसलिए कथन गलत होगा। प्राचीनतम गुफा की बात करें तो वो है भीमबेटका। कौन है? भीमबेटका। भीमबेटका ये मध्य प्रदेश में है, ये प्राचीनतम है। तो इसलिए पहला कथन तो गलत हो जाएगा। दूसरा है, बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई थी। तो ये भी कथन दोस्तों हमारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि जो चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं बनवाई थी, ये बनवाई थी अशोक ने। किसने बनवाई थी? अशोक ने बनवाई थी। याद रहेगा कि जो बराबर की शैलकृत गुफाएं हैं वो अशोक ने बनवाई थी और ये बिहार में स्थित है। अगला है, एलोरा की गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनवाई गई थी। तो ये कथन बिल्कुल सही है। इसमें दोस्तों इस प्रश्न में सिर्फ तीसरा कथन सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन इसमें सी होगा। ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैल गुफाएं यानी शैलकृत गुफाएं भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, जिनका संबंध प्रागैतिहासिक काल से है, जबकि बादामी की गुफाएं 6 से 8वीं शताब्दी में निर्मित हुई हैं। बराबर की गुफाओं का निर्माण सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं बल्कि सम्राट अशोक ने कराया था। अतः कथन 1 और 2 दोनों असत्य हैं। जबकि एलोरा की गुफाएं में बौद्ध एवं जैन एवं हिंदू सभी धर्मों से जुड़े साक्ष्य उपलब्ध है। अतः विकल्प सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आ गया हमारा, नागर द्रविड़ बेसर। नागर द्रविड़ बेसर, तो आप सभी को पता है ये एक प्रकार से मंदिर निर्माण की शैली है। क्या है? मंदिर निर्माण की शैली है। तो ये क्या है? भारतीय मंदिर वास्तुकला की 3 प्रमुख शैलियाँ। तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। इसकी व्याख्या में दे रखा है, भारत में मंदिर निर्माण की 3 तरह की शैलियों का निवास हुआ, जैसे नागर द्रविड़ बेसर। नागर उत्तरी क्षेत्र, द्रविड़ दक्षिण, और जो बेसर वो बिंदु से कृष्णा के बीच के क्षेत्र को इंगित करती हैं। दोस्तों ये प्रश्न हो गया। अगले प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? याद रखना, कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया था पल्लव ने। यानी कि जैसे कि हम पढ़ते हैं कांची के पल्लव, तो इस प्रकार याद रखना, जो कांची का कैलाश मंदिर है वो पल्लवों ने इसका निर्माण करवाया था। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों कि 8वीं सदी में कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण पल्लवों ने करवाया। उल्लेखनीय है कि इस मंदिर का निर्माण 685 से 705 ईस्वी में
पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन सेकंड ने करवाया था, अतः विकल्प डी हमारा सही है। किसने करवाया था? पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन सेकंड ने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है हमारा पट्टडकल। क्या नाम है इसका? पट्टडकल के मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि जो पट्टडकल के मंदिर हैं उनको देखकर हमें विचार करना है। 2 कथन दे रखे हैं। तो पहला है पापनाथ मंदिर का बुर्ज उत्तर भारतीय शैली में बना है। यानी कि पापनाथ का मंदिर है वो बुर्ज उत्तर भारतीय शैली में बना है, तो यह कथन बिल्कुल सही है। अगला है विरूपाक्ष मंदिर दक्षिण भारतीय शैली में बना है। यानी कि जो विरूपाक्ष मंदिर है वो दक्षिण भारतीय शैली में बना है, तो एकदम सही है, पहला सही है। इसमें तो दोस्तों दोनों कथन सही हैं, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? सही ऑप्शन दे रखा है इसमें केवल 1 और 2 दोनों, तो ऑप्शन सी राइट होगा। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में देखा है पापनार मंदिर लगभग 680 ईसा पूर्व की लंबाई 30 मीटर है और इसका बुर्ज उत्तर भारतीय शैली में बना है। यह छोटा और नीचा है, अतः कथन 1 तो सही है। अगला है विरूपाक्ष मंदिर दक्षिण भारतीय शैली में बना है। इसका शिखर बहुत ही ऊंचा, आयताकार और कई मंजिला वाला है। इसकी दीवारें रामायण के दृश्यों वाली सुंदर सुंदर मूर्तियों से सजी हैं, इसलिए कथन 2 सही होगा। अगला कथन देख लेते हैं कि प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला में गोपुरम निम्नलिखित में किसे निर्दिष्ट करता है? आपको बता दें दोस्तों कि जो गोपुरम है जो एक प्रकार के प्रवेश द्वार होता था। क्या होता था? द्वार, प्रवेश द्वार होता था। तो इसमें कौन सा सही होगा कथन? तो ये होगा मंदिर के प्रवेश द्वार को, यानी कि गोपुरम है ये मंदिर के प्रवेश द्वार है। इसमें बी ऑप्शन राइट होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। व्याख्या है हमारे प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला में गोपुरम मंदिर के प्रवेश द्वार को कहा जाता है। गोपुरम एक आयताकार चतुष्कोण है जिसका आकार कभी भी चौकोर भी होता है। गोपुरम दक्षिण भारत के मंदिरों से संबंधित है। गोपुरम बौद्ध प्रवेश द्वार की उत्पत्ति से संबंधित हो सकता है, जैसे सांची एवं भरतपुर स्तूप के तोरण। क्या है? भरत स्तूप के तोरण या द्वार। चबूतरे के स्तूप के चबूतरे को मेदी कहते हैं। याद रखना, स्तूप के चबूतरे को क्या कहते हैं? मेदी। इस पर स्तूप का मुख्य भाग आधारित होता है। क्या होता है? स्तूप का मुख्य भाग आधारित होता है। अगला कथन देख लें, कंबोज साम्राज्य की मंदिर शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। यानी कि कंबोज साम्राज्य है ये एक मंदिर शैली है, इसके संदर्भ में विचार करना है। पहला कथन है इन्होंने कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर बनवाया, तो एकदम कथन सही है। यानी कि जो कंबोज साम्राज्य है इन्होंने ही कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला, इन्होंने इसमें महाभारत और रामायण के दृश्य अंकित करवाए, तो ये भी कथन सही है, क्योंकि महाभारत और जो रामायण के दृश्य हैं इन्होंने इसमें दृश्य अंकित करवाए थे, तो दोनों कथन सही हो गए इसमें। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? केवल 1 और 2 दोनों इसमें राइट हो जाएगा। दोस्तों इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। अंकोर वाट मंदिर से संबंधित व्याख्या में देखा है कि कंबोज शासकों ने कंबोडिया और अन्नाम तक अपना प्रभुत्व स्थापित किया था, जो 15वीं सदी तक कायम रहा। इस काल में साम्राज्य की सांस्कृतिक और आर्थिक समृद्धि चरमोत्कर्ष पर थी। इन्होंने कंबोडिया में अंकोर वाट में मंदिर का निर्माण करवाया, अतः कथन 1 सही है। अगला है, इसने 3 किलोमीटर के छतदार गलियारे हैं जो देवी देवताओं तथा अप्सराओं की मूर्तियों से सजे हैं, जिसके चौखानों में महाभारत और रामायण के दृश्य अंकित हैं, इसलिए कथन 2 भी सही है। अगला प्रश्न है, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम किससे संबंधित है? यानी कि द्रविड़ शैली है उसमें गोपुरम किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ऊंचे अलंकृत सिंह द्वार, जो ऊंचे अलंकृत सिंह द्वार है उनसे संबंधित है गोपुरम। व्याख्या देखते हैं इस प्रश्न की। तो द्रविड़ शैली के मंदिरों के चारों ओर एक विशाल परिक्रमा पथ होता था, जो ऊंची 4 दीवारी से घिरा रहता था।
चार दीवारियों में जगह जगह ऊंचे अलंकृत सिंह द्वार बने होते थे जिन्हें गोपुरम कहा जाता था, इसलिए विकल्प सी सही है। अगला है नागर शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है नागर शैली के संदर्भ में, पहला है गर्भगृह या देउल ऊपर गुंबद नुमा छत बनी होती थी, यानी कि जो गर्भगृह या देउल है के ऊपर गुंबद नुमा छत बनी होती थी, तो एकदम सही है क्योंकि इनमें गुंबद नुमा छत बनी होती थी। अगला है गर्भगृह के सामने मंडप बने होते थे, तो ये भी कथन सही है। इसमें दोनों कथन सही हैं, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला है हमारा, इसमें व्याख्या देखते पहले। तो नागर शैली की प्रमुख विशेषताएं, गर्भगृह देवल जिसे कक्ष भी कहते हैं, इसकी छत गुंबदनुमा बनी होती थी, मुख्य कक्ष अक्सर वर्गाकार होता था और उसकी प्रत्येक भुजा से लगाकर वृक्ष कक्ष बनाए जा सकते थे। गर्भगृह के सामने एक मंडप बनवाया जाता था, कभी कभी मंदिर 4 दीवारी से घिरा होता था जिस पर बड़े बड़े सिंह द्वार होते थे। क्या होते थे? सिंह द्वार। इस शैली में खजुराहो व भुवनेश्वर के मंदिर बने हुए हैं। खजुराहो के पार्श्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर इस शैली की संपूर्ण विशेषताएं को स्थापित करते हैं, अतः उपरोक्त में से दोनों कथन सही है। अगला आ गया हमारा प्रश्न, मध्यकालीन स्थापत्य और स्थान। पहला है कुतुब उल इस्लाम, यानी कि कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, ये दिल्ली में है। अगला है अढ़ाई दिन का झोंपड़ा, ये अजमेर में है। कुतुब मीनार, आप सभी को पता होगा कुतुब मीनार तो दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये दिल्ली में स्थित है। प्रश्न में पूछा है उपरोक्त में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो नहीं है तो ऑप्शन सी, ऑप्शन 3 सुमेलित नहीं है, तो इसमें केवल 3 राइट आंसर होगा, सुमेलित नहीं है। याद रखना, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा अजमेर, कुतुब मीनार दिल्ली। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। याद रखना। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में दे रखा है कि कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कुतुब मीनार के निकट दिल्ली में स्थित है, जो पहले एक जैन मंदिर था जिसे बाद में वैष्णव मंदिर में बदल दिया गया और तुर्क शासकों ने इसे मस्जिद में बदल दिया गया था, इसलिए फर्स्ट कथन तो हमारा सुमेलित है। अगला है अढ़ाई दिन का झोंपड़ा, जो पहले एक मठ था, इसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, यह अजमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अजमेर में, और अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। अगला है कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है, जिसे गुलाम शासकों ने बनवाया था, इसलिए युग्म 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है तुर्क स्थापत्य कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि जो तुर्कों की स्थापत्य कला है उससे संबंधित है। कथन है हमारा, इन्होंने उच्च कोटि के गारे का इस्तेमाल किया, तो ये कथन सही है। अगला है इन्होंने गुम्बद और मेहराब के साथ लिंटन और सहतीर पद्धति का प्रयोग किया, तो ये भी कथन सही है क्योंकि इन्हें गुम्बद के साथ मेहराब, लिंटन और सहतीर पद्धति का भी प्रयोग किया। अगला है धर्म को बढ़ाने हेतु इन्होंने मानव व पशु आकृतियों पर विशेष बल दिया, तो ये कथन इसमें गलत है क्योंकि तुर्क स्थापत्य कला ने मानव और पशु आकृतियों पर बिल्कुल भी जोर नहीं दिया था, तो इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा। प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में क्या पूछा है? प्रश्न में पूछा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य की बात करें तो केवल 3 असत्य है, तो ऑप्शन सी राइट होगा, केवल 3 असत्य है। व्याख्या देखते हैं इस प्रश्न की। व्याख्या में देखा है तुर्कों ने उत्तर भारत की इमारतों में उच्च कोटि के हल्के गारे का इस्तेमाल किया है, कथन इसलिए पहला तो असत्य है, सत्य है। अगला है तुर्क शासन अपनी इमारतों में गुम्बद और मेहराब पद्धति के साथ साथ लिंटन और सहतीर पद्धति का भी इस्तेमाल करते थे, इसलिए कथन सेकंड भी सत्य है। अगला है सजावट के मामलों में तुर्कों ने धार्मिक कारणों से मानव आकृतियों व पशु पक्षियों की आकृतियों के इस्तेमाल से परहेज किया, इसकी बजाय वे ज्यामितिक और फूलों के डिजाइन का प्रयोग करते थे, इसलिए कथन 3 असत्य है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कुतुब मीनार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसे
सूफी संत बख्तियार काकी की स्मृति में बनवाया गया। यानी कि बख्तियार काकी की कुतुब मीनार का निर्माण सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में बनवाया गया, एकदम सही है। अगला है, इसमें लाल व सफ़ेद बलुई पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, तो ये भी सही है। अगला है, यह मीनार 90 मीटर ऊंची है, तो एकदम गलत है। यह मीनार 72.54 मीटर ऊंची है। कितनी? लगभग 72.54 मीटर ऊंची है, तो यह कथन गलत हो जाएगा। प्रश्न के बारे में देखते हैं। प्रश्न के बारे में क्या पूछा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है तो केवल 3 सही नहीं है, तो ऑप्शन सी राइट होगा। व्याख्या देखते हैं इस प्रश्न की कि 13वीं सदी में तुर्क शासकों ने दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, अतः कथन फर्स्ट सही है। अगला है, सजावट को ध्यान में रखते हुए लाल और सफ़ेद बलुई पत्थर तथा संगमरमर का प्रयोग किया ताकि डिजाइन व रंग आकर्षण का केंद्र हो, अतः कथन 2 सही है। अगला है, यह मीनार मूलतः 72.54 मीटर ऊंची थी, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अलाई दरवाजा में एक गुंबद भी है जो वैज्ञानिक पद्धति से बनवाया गया पहला सही गुंबद है, तो एकदम सही है, क्योंकि जो अलाई दरवाजे में जो गुंबद बनाया गया है वो वैज्ञानिक पद्धति से बनवाया गया पहला गुंबद है। दूसरा है, तुगलक स्थापत्य की एक प्रमुख विशेषता ढालू दीवार है, ये भी कथन दोस्तों सही है। दोस्तों इस प्रश्न में दोनों कथन सही दे रखे हैं, तो आंसर होगा 1 और 2 दोनों। व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या में दे रखा है, अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार में एक प्रवेश द्वार जोड़ दिया गया जिसे अलाई दरवाज़ा नाम से प्रसिद्ध है। इसमें एक गुंबद भी है जो वैज्ञानिक पद्धति से बनवाया गया पहला सही गुंबद है, अतः कथन फर्स्ट सही है। अगला है, तुगलक स्थापत्य की एक प्रमुख विशेषता ढालू दीवार का निर्माण है। इसमें इमारत के मजबूत और ठोस होने का एहसास होता है। क्या होता है? ठोस और मजबूत होने का एहसास है। अगला है प्रश्न, चार मीनार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चार मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था, एकदम सही है, क्योंकि चार मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। अगला है, यह हैदराबाद नगर के बीच स्थित है, तो ये भी सही है, हैदराबाद में स्थित है। अगला है, इसकी मुख्य सुंदरता चार मीनारों में स्थित 4 मंजिला इमारत है, तो इसमें ये भी कथन क्या है? सही है। दोस्तों इस प्रश्न में तीनों कथन सही है, आप इसे गौर से देख लीजिएगा। आंसर तो हमारा ऑप्शन डी होगा, तीनों। अगला व्याख्या देख लेते हैं इस पर की, चार मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा करवाया गया था, अतः कथन फर्स्ट सही है। यह हैदराबाद नगर के बीच में स्थित, जो कि कुतुब शाह ने ही बसाया था। किसने? कुतुब शाह ने बसाया था। कौन? हैदराबाद नगर कुतुब शाह ने बसाया था। अगले पॉइंट इसमें, इसकी मुख्य सुंदरता इसकी 4 मीनारों में निहित है, जो 4 मंजिलों में बनी है, जिसमें से प्रत्येक की ऊंचाई 48 मीटर है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है, मुगल कालीन बाग और संबंधित स्थान। तो आप सभी को पता है निशांत बाग की बात करें तो ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में। शालीमार की बात करें, शालीमार बाग, तो ये लाहौर में स्थित है। कहाँ? लाहौर में स्थित है। शालीमार बाग लाहौर में। और पिजौर बाग ये पंजाब में स्थित है। कहाँ स्थित है? पंजाब में। तो 3 ऑप्शन इसमें सही है, याद रखना। निशांत बाग जम्मू कश्मीर, शालीमार बाग लाहौर और पिजौर बाग ये पंजाब में है। प्रश्न में क्या पूछा है? उपयुक्त में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है, 1 और 2 दोनों सुमेलित नहीं है, आंसर 1 और 2 हो जाए। व्याख्या देख लेते हैं इनके मिलान। निशांत बाग जम्मू कश्मीर, शालीमार बाग लाहौर, पिजौर बाग पंजाब, आपस में मिलान हो गए। निशांत बाग कश्मीर, शालीमार बाग लाहौर, पिजौर बाग पंजाब। दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने आगरा स्थित लाल किले का निर्माण करवाया था? तो लाल किले का निर्माण अकबर ने करवाया था। किसका?
जो आगरा का लाल किला है उसका निर्माण अकबर ने करवाया था। व्याख्या देख लेते हैं। तो आगरा स्थित लाल किला अकबर द्वारा बनवाया गया था। यह लाल बलुई पत्थर से बना है। इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए शाहजहां ने दिल्ली में लाल किले का निर्माण करवाया था। दिल्ली में लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बुलंद दरवाजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसमें, इसे अकबर ने अपनी गुजरात विजय के बाद बनवाया। तो एकदम कथन बिल्कुल सही है। जो बुलंद दरवाजा है उसे अकबर ने गुजरात विजय के बाद ही बनवाया। इसमें प्रयुक्त शैली को अर्ध गुंबदीय दरवाजा कहते हैं। जो प्रयुक्त शैली को अर्ध गुंबदीय दरवाजा कहते हैं, तो ये भी कथन सही है। अर्ध गुंबदीय शैली को मुगलों ने उज्बेकों से ग्रहण किया था। उज्बेकों से ग्रहण नहीं किया था, किससे ग्रहण किया था? तो इसे ईरान से ग्रहण किया था। किसे? ईरान से। किससे ग्रहण किया था? ईरान से। तो इसमें तीसरा कथन तो गलत हो जाएगा। आंसर की बात करें तो क्या सही होगा? 1 और 2 सही होगा। तो ऑप्शन ए राइट होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या दे रखा है? अकबर ने गुजरात विजय के बाद 1602 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इसका निर्माण करवाया। अगला पॉइंट है, बुलंद दरवाजे में जिस शैली का प्रयोग किया गया है उसे अर्ध गुंबदीय दरवाजा कहते हैं। इस दरवाजे में प्रयुक्त शैली को ईरान से मुगलों ने ग्रहण किया था, जो बाद में मुगल इमारतों की खास विशेषता बन गई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिल्ली स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो दिल्ली में स्थित जो मोती मस्जिद है इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। किसने? औरंगजेब ने। व्याख्या देख लेते हैं इस प्रश्न की। तो मुगल बादशाह औरंगजेब ने दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था, अतः कथन भी सही है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। ये याद रखना, मुगल बादशाह औरंगजेब ने दिल्ली में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, मुगल कला में पित्रादुरा किससे संबंधित है? जो पित्रादुरा किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है संगमरमर पर अलंकृत सजावट की विधि। किसकी? सजावट की विधि है संगमरमर पर। व्याख्या देखते हैं इसकी। व्याख्या में दे रखा है, जहांगीर के शासनकाल के अंतिम वर्षों से संगमरमर की इमारतें बनवाने और दीवारों को अर्ध मूल्यवान पत्थरों से बनी फूल पत्तियों की आकृतियों से सजाने का चलन प्रारंभ हुआ, जिसे पित्रादुरा कहते हैं। शाहजहां ने इसका प्रयोग ताजमहल में भी किया था, अतः विकल्प सी सही है। दोस्तों अगले प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, स्तूप बनाने की परंपरा की शुरुआत बुद्ध काल से हुई थी। किससे हुई थी? बुद्ध काल से। तो यह कथन गलत है। क्यों? स्तूप बनाने की परंपरा बुद्ध काल से भी पहले की है। किससे? बुद्ध काल से भी पहले की है, लेकिन काल के समय में अंतर में ये बुद्ध काल में प्रचलित हुई थी। अगला है, स्तूप बनाने के लिए राजाओं, शिल्पकारों, व्यापारियों से लेकर भिक्षुओं, भिक्षुणियों द्वारा दान किया जाता था। तो एकदम ये सही है, क्योंकि ऐसे ही दान किया जाता था। अगला है, स्तूप में हर्मिका से निकले मस्तूल को यष्टि कहते हैं। तो ये भी कथन सही है। जो स्तूप में हर्मिका होती हैं उनसे निकले मस्तूल को यष्टि ही कहते हैं। तो इसमें ये भी कथन क्या है? सही है। उपयुक्त में से कौन सा है, कौन से कथन सही है? तो केवल 2 और 3 सही है। व्याख्या देखते हैं इस प्रश्न की। तो स्तूप बनाने की परंपरा बुद्ध काल से पूर्व भी मौजूद थी, लेकिन कालांतर में यह बौद्ध धर्म से जुड़ गई, अतः कथन एक गलत है। अगला है, उल्लेखनीय है कि इसमें ऐसे अवशेष रहते हैं जिन्हें पवित्र समझा जाता है, इसलिए समूचे स्तूप को ही बुद्ध तथा बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिली। अगला है, स्तूप की वेदिकाओं और स्तंभों पर मिले अभिलेख से इन्हें बनाने और सजाने के लिए दिए गए दान का पता चलता है। कुछ दान राजाओं द्वारा दिए गए थे, जैसे सातवाहन वंश के राजा, तो कुछ दान शिल्पकारों और कुछ व्यापारिक श्रेणियों द्वारा, तथा स्तूप निर्माण में भिक्षुओं ने भी दान दिया, इसलिए कथन 2 सही है। अगला, स्तूप की संरचना मिट्टी के टीले जैसी होती थी, जिसे बाद में अंड कहा गया। अंड के ऊपर एक हर्मिका होती थी। यह छज्जे जैसा ढांचा देवताओं के घर का प्रतीक था। हर्मिका से एक मस्तूल निकला था, जिसे यष्टि कहते हैं, जिस पर एक छतरी लगी रहती थी।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शाह हमदान मस्जिद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह कश्मीर में स्थित है, तो एकदम सही है। यह कश्मीरी लकड़ी के स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण है, तो ये भी कथन सही है। अगला है इसे पेपर मैसी से सजाया गया है, तो ये भी कथन सही है। इसमें तीनों कथन सही हैं क्योंकि इसे पेपर मैसी से सजाया गया है, ये कश्मीरी लकड़ी से के स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण है और ये कश्मीर में है। तीनों कथन सही है। ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी राइट होगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है श्रीनगर की झेलम नदी के किनारे पर बनी शाह हमदान मस्जिद कश्मीर की सभी मस्जिदों में मुकुट का नगीना समझी जाती है, अतः कथन फर्स्ट सही। अगला है इसका निर्माण 1395 ईस्वी में हुआ था। यह कश्मीरी लकड़ी की स्थापत्य कला का सर्वोच्च उदाहरण है। इसके शिखर और नक्काशीदार छज्जे पेपर मैसी से सजाए गए, अतः कथन 2 क्या है? दोनों सही है। 2 और 3 सही है। दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है ब्रिटिश काल में प्रचलित पल्लडियन शैली का संबंध निम्नलिखित में किससे है? तो याद रखना पल्लडियन शैली, जो पल्लियन शैली है वो भवन निर्माण की शैली किसकी है? भवन निर्माण की शैली है। दोस्तों इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में दे रखा है कि 18वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेजों ने निजी मकान बनाने प्रारंभ कर दिए। इनमें से ज़्यादातर मकान पल्लडियन शैली के थे, जिनमें से गर्मी से बचने के लिए खंभों के सहारे बड़े बरामदे बनाए जाते थे, अतः विकल्प बी सही है। अगला है प्रश्न अंग्रेजों द्वारा प्रचलित की गई भवन निर्माण शैली नवशास्त्रीय या नियोक्लासिक की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी क्या है? नियोक्लासिकल, नवशास्त्रीय, नियोक्लासिक की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें है पहला है इसमें सजावट के लिए फूल पत्तियों के चित्रों के निर्माण पर अधिक बल दिया गया था। किसके? अधिक बल दिया गया था। इसमें सजावट के लिए फूल पत्तियों के चित्रों के निर्माण पर अधिक बल दिया गया, तो ये कथन इसमें तो गलत होया। क्यों? फूल पत्तियों के सजावट पर नहीं बल्कि किस पर जोर दिया गया था? तो इस पर जोर दिया गया था रेखा गणित के चित्रों पर। किसका? रेखा गणितीय चित्रों पर जोर दिया गया था, फूल पत्तियों के चित्रों के निर्माण पर नहीं। तो इस प्रकार पहला गलत होया। दूसरा है यह शैली मूल रूप से प्राचीन रोम की भवन निर्माण शैली से प्रेरित थी, तो एकदम ये तो कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है अंग्रेजों ने इसका प्रयोग भव्यता प्रदर्शित करने के लिए की थी, तो ये भी कथन सही है। दोस्तों इसमें दोनों कथन सही हैं, पहला गलत है, तो ऑप्शन डी राइट होगा। 2 और 3 सही हैं। व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या में क्या दे रखा है? तो अंग्रेजों द्वारा प्रचलित की गई भवन निर्माण शैली नवशास्त्रीय या नियोक्लासिकल की मुख्य विशेषता बड़े स्तंभों के पीछे रेखा गणितीय संरचनाओं का निर्माण थी, न कि सजावट के लिए फूल पत्तियों के चित्रों का निर्माण। अगला है यह शैली मूल रूप से प्राचीन रोम की भवन निर्माण शैली से प्रेरित थी, जिसे यूरोपीय पुनर्जागरण के दौरान पुनर्जीवित, संशोधित और लोकप्रिय बनाया गया था। अगला पॉइंट है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए उसे खास तौर पर अनुकूलन माना जाता था। अंग्रेज समझते थे कि जिस शैली में शाही रोम की भव्यता दिखाई देती थी, उसे शाही भारत के वैभव की अभिव्यक्ति के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। अगला है उल्लेखनीय है कि इस स्थापत्य शैली की भूमध्य सागरीय उत्पत्ति के कारण उष्ण कटिबंधीय मौसम के अनुकूल भी माना गया है, जिसे 1833 ईस्वी में बम्बई का टाउन हॉल शैली में बनाया गया। अगला प्रश्न है अंग्रेजों द्वारा प्रचलित की गई नव गौथिक शैली की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि नव गौथिक शैली तो ऊंची उठी हुई छतें,
नोकदार मेहराब और बारीक साज सज्जा, तो इसकी ये विशेषता है पहली, तो ये तो सही है। दूसरा है इस शैली का उद्गम गिरजाघरों से हुआ था, तो ये भी कथन सही है। तीसरा है बम्बई के बुनियादी ढांचे का निर्माण इसी शैली में हुआ, तो ये भी सही है। इसमें तीनों कथन सही है नवगोथिक शैली के, तो इसमें ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नवगोथिक शैली की विशेषताओं पर ध्यान दे लेते हैं, तो ऊंची उठी हुई छत, नोकदार मेहरा और बारीक साज सज्जा, और इस शैली का उद्गम गिरजाघरों में हुआ। बम्बई के बुनियादी ढांचे का निर्माण इसी शैली में हुआ है। दोस्तों इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं, तो अंग्रेजों द्वारा प्रचलित की गई नवगोथिक शैली में ऊंची उठी हुई छतें, नोकदार मेहराब और बारीक साज सज्जा प्रमुख विशेषता थीं, अतः कथन तो फर्स्ट सही है। दूसरा है इस शैली का उद्गम गिरजाघरों से हुआ था। आगे देख लेते हैं, आगे दे रखा है बम्बई के बुनियादी ढांचे का निर्माण इसी शैली में किया गया। उल्लेखनीय है कि सचिवालय, बम्बई विश्वविद्यालय और उच्च न्यायालय जैसी इमारतों का निर्माण इसी शैली में किया गया। इस शैली का सबसे बेहतरीन उदाहरण विक्टोरिया टर्मिनस है, जो ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे कंपनी का स्टेशन है और मुख्यालय हुआ करता था, अतः कथन 3 भी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थापत्य शैली में भारतीय तथा यूरोपीय दोनों की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। भारतीय और यूरोपीय दोनों की विशेषताएं किस में देखने को मिलती हैं, तो ये देखने को मिलती हैं इंडो सार सैनिक शैली में भारतीय और यूरोपीय दोनों शैली देखने को मिलती हैं। इसमें दोस्तों व्याख्या देख लेते हैं, तो इंडो सार सैनिक स्थापत्य शैली में भारतीय तथा यूरोपीय दोनों की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। किसमें? इंडो सार सैनिक स्थापत्य में। इंडो शब्द हिंदू का संक्षिप्त रूप था, जबकि सारसैन शब्द का प्रयोग यूरोप के लोग मुसलमानों को संबोधित करने के लिए करते थे। यहाँ की मध्यकालीन इमारतें गुंबदों, छतरियों, जालियों, मेहराबों से यह शैली काफ़ी प्रभावित थी। सार्वजनिक वास्तुशिल्प में भारतीय शैलियों का समावेश करके अंग्रेज यह साबित करना चाहते थे कि वे यहाँ के वैध और स्वाभाविक शासन हैं। अगला प्रश्न है 1911 में निर्मित गेटवे ऑफ इंडिया निम्नलिखित में किस शैली का उदाहरण है। 1911 में निर्मित गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है, तो ये गुजराती शैली का उदाहरण है। व्याख्या देख लेते हैं, तो राजा जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया। इसे इंडो सार सैनिक स्थापत्य शैली में बनाया गया, जिसमें परंपरागत गुजराती शैली के भी तत्व विद्यमान हैं। जमशेदजी टाटा ने इसी शैली में ताजमहल होटल का निर्माण करवाया है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है औरंगजेब का मकबरा निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है, तो ये खुलदाबाद में स्थित है। खुलदाबाद में औरंगजेब का मकबरा स्थित है। व्याख्या देख लेते हैं, इसमें कुछ मकबरे दे रखे हैं। तो औरंगजेब का मकबरा खुलदाबाद महाराष्ट्र में, एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में और अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा दिल्ली में। याद रखना, औरंगजेब का मकबरा खुलदाबाद महाराष्ट्र, एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में, अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा ये दिल्ली में स्थित है। तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक रखते हैं 38 तक। अगली क्लास में हम 39वें नंबर या 40वें नंबर से क्लास को शुरू करेंगे। ये क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के इस क्लास को देखिएगा, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।